आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात बांग्लादेश के इकोनॉमिक सिचुएशंस और इंडियन कंसर्न्स की करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत हद तक इंटरनेशनल मार्केट से भी जुड़ी हुई है और अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट भी है। हाल के दिनों में वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स की अगर माने तो बांग्लादेश में महंगाई और ज़रूरत की चीज़ों की कमी की वजह से वहाँ के लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर देखा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस गहरा गया है। ऐसे में एक नेबरिंग कंट्री होने के नाते हमारे लिए ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के इकोनॉमिक क्राइसिस की इतनी फिक्र करनी भी चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवेदी सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज, संजय जी वेलकम टू द स्टूडियो। और जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद, सर आपका भी बहुत हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं स्टूडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई जिसको हम क्राइसिस कह रहे हैं वो क्राइसिस भी है। और शुरुआत में पिनाक रंजन जी आपसे करना चाहूँगी, हमारा उनके साथ में जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी पायस ऑल्सो एंड दैट इज़ नीड ऑफ आर ऑल्सो, बिकॉज वहाँ ग्रोथ है तो यहाँ ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ है तो वहाँ ग्रोथ है, क्योंकि नेबरहुड में और साउथ एशिया की अगर हम बात करें, हमारे एशियन कंट्रीज़ की हम बात करें, ये ज़रूरत भी है शायद। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो हमारे कंसर्न्स अभी क्या होने चाहिए? देखिए, एक इम्पैक्ट हो सकता है अगर बांग्लादेश में क्राइसिस डेवलप करें तो हम जानते हैं कि वहाँ पे एज इट इज़ वहाँ से हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है, इसको हम इलीगल माइग्रेशन कहते हैं, तो वो बढ़ जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट हमारे जितने भी जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उन पे पड़ेगा, क्योंकि लोग जब भूखे मरने या मतलब काम नहीं है, भूख है, तो वो मूव करते हैं। ये नेचुरल एक फिनोमेना भी है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए हमको बांग्लादेश को मदद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को बिल्कुल हम मतलब अच्छी तरह से अगर वो चलाएं तो माइग्रेशन पे उसका फ़र्क पड़ता है। एक तो नंबर 1 पॉइंट ये है। और दूसरी बात ये है कि उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, जोग्राफिकल पोजीशन है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हम लोग कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फ़ायदा दोनों साइड को है। उनको रिटर्न्स मिलेंगी, हमारे नॉर्थ ईस्ट को उसका आने जाने का जो सुविधा जो है, चिटागोंग पोर्ट बोलें, मोंगला पोर्ट बोलें, और भूटान और नेपाल को भी अगर वो दें इस तरह की कनेक्टिविटी, तो वो पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की चीज़ें को हमको ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में उनको जो मैंने खामियां बताई, उनकी बैंकिंग सेक्टर है या जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल वगैरह है, उन पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है कि किसको लोन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें हैं, वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बात है। और स्टेबिलिटी अगर उधर नहीं आई तो उसमें दिक्कत होगी। वहाँ से लोग, वैसे भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है, जो इतने बड़े बड़े जो नदियाँ हैं जो वहाँ बांग्लादेश में जो डेल्टा है, पूरे ब्रह्मपुत्रा गंजेटिक बेसिन का डेल्टा वहाँ पे है, तो फ्लड सिचुएशन में बहुत सारा वहाँ पे दिक्कत होती है। लोग के घरें चली जाती हैं पानी में, विलेज के विलेज डूब जाती हैं, तो उसमें भी जो लोग बर्बाद हो जाते हैं वो भी माइग्रेशन के रूट ढूंढते हैं। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन भी हैं। और एक बात मैं और मतलब लास्ट में ये कहूँगा, क्योंकि जो इनका जो LDC से डेवलपिंग कंट्री का जो ग्रेजुएशन 2026 में होने वाला है, उसकी वजह से उनको भी फिक्र है, इसीलिए वो हमसे बातचीत करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्योंकि हम जो देते हैं उनको जो ड्यूटी फ्री एक्सेस वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एज सुन एज दे बिकम LDC, साफ्टा वगैरह, उसमें सब वो बंद हो जाएगा, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसमें। इसलिए दे हैव टू गेट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो वो पहले कभी उन्होंने किया नहीं है। अब वो FTA की भी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल चाइना से भी बात कर रहे हैं। चाइना भी 99% टैरिफ लाइन्स पे उनको आजकल ड्यूटी फ्री देने लगा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अब सामने रहेंगी, और इन पे क्या पॉलिसीज़ होंगी, इस पे काफ़ी कुछ बांग्लादेश के इकोनॉमिक
सिचुएशन में इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। और चाइना का जो कंसर्न है वो अदरवाइज भी हमको थोड़ा सा उस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि चाहे वो चाइना ताइवान का इशू जो चल रहा है उसका भी एक तरीके से इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चाइना जब जब इस तरह का इन्वेजन किसी भी रूप में करता है तो उसका एक ड्रॉबैक और एक डाउनफॉल देखने को ही मिलता है। आपसे शाहिद जी मैं यही समझना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे व्यूवर्स के लिए, कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट की तो बात कर रहे हैं, अदरवाइज और कौन से सेक्टर्स हैं या किस तरीके से जो हमारा मदद की पेशकश होनी चाहिए वो क्या हो सकती है? अगर आपको कोई कहे कि आप ही सजेस्ट कीजिए कि कौन से सेक्टर्स हैं या किस तरीके से वहाँ पर हम हेल्प आउट कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन ख़राब ना हो कि बाद में उसे हैंडल करना मुश्किल हो, तो कौन से सेक्टर्स होंगे वो? देखिए, बांग्लादेश इस तरह का कंट्री है कि जो उस तरह किसी से आई थिंक वो हेल्प वाला जो वो एंगल नहीं है, क्योंकि वो चाहे साउथ एशिया में इंडिया की भी ब्रॉड अप्रोच है कि भाई इक्वल पार्टनरशिप, सबके सब कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। राइट। और इसमें जो बांग्लादेश की प्रेजेंट सिचुएशन में जो ट्रेड डेफिसिट जो सिचुएशन है, इंडिया से वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमें बहुत कम करते हैं। तो जब जो सारा का सारा जो हमारा एक्सपोर्ट है उस सेक्टर में जहाँ जहाँ उनको अगर कोई ऐसा चैलेंज आता है तो हमें वो डिफ़िकल्टी जो भी फॉरेन रिजर्व्स क्राइसिस की वजह से अराइज हो सकती हैं, तो वो तो इंडिया को कंसेशंस देने ही चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जैसा कि मुझे लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन हमारा जो ख़ासतौर से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं और वो सारा का सारा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, और हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा इंडिया के फेवर में है। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में जो बांग्लादेश के एंड पे जो होना चाहिए उसमें जो इंडिया सपोर्ट कर सकती है, वो एक राय ये है कि हमने ये देखा कि हम भी एक क्राइसिस एक बार झेल चुके हैं। 1991 में जो क्राइसिस आए, इंडिया ने भी एक सिचुएशन बेयर की, उससे हम इमर्ज हुए। और उसका जो उस वक्त का इमीडिएट, बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो इमीडिएट कारण था वो जो गल्फ क्राइसिस हुआ और जो एनर्जी क्राइसिस उसी वजह से जनरेट हुआ, इराक में जो सिचुएशन अराइज हुई, और हमारे यहाँ जो सारी जो हमारी लेबर थी गल्फ कंट्रीज से वो वापस आ गई, हमारा रेमिटेंसेस कम हो गए, हमारा प्राइस, तो हम भी एक सिचुएशन आया था। तो जो सिचुएशन बांग्लादेश में है उसमें एनर्जी का जो 70% जो एनर्जी जनरेट बांग्लादेश करता है वो गैस, नेचुरल गैस से आती है जो इम्पोर्टेड है। अब उसका डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये देखा गया है कि जब भी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होता है, चाहे वो वार क्रिएटेड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो या कोई ओपेक की पॉलिसी की वजह से क्राइसिस हो, चाहे वो 1973 का क्राइसिस हो, 1980 का क्राइसिस हो, वो पॉलिसी ड्रिवन ओपेक का जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से कुछ ग्लोबल क्राइसिस हुए। जब भी एनर्जी का क्राइसिस होता है, जो थोड़े से स्मॉल और वीक इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो उसका लिए बांग्लादेश को जो डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी का करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी जो इट इज़ ए बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इट इज़ ए ये क्रिटिकल इनपुट होता है। प्रोडक्शन का जो लिंकेजेस है सारे का सारा, क्योंकि ऑलरेडी जो यूक्रेन क्राइसिस है उससे सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं हुआ है, जो पूरा प्रोडक्शन वैल्यू चेन है वो ब्रेक हो गया है। और उसकी वजह से ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आई हुई है और हर कंट्री में आई हुई है। ऐसे में एनर्जी में अब इंडिया ने कुछ डाइवर्सिफिकेशन किया है और वहाँ बहुत सारा स्कोप है। हाइड्रो सेक्टर में बहुत सारा स्कोप है डाइवर्सिफिकेशन का। सोलर अलायंस ऑलरेडी इंडिया काफ़ी लीड कर रहा है सोलर अलायंस पे, वो भी हमारा ही जैसा कंट्री है जहाँ एनर्जी बहुत अवेलेबल है। तो उस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, जिसमें म्यूचुअल एक्सपीरियंस से चाहे बांग्लादेश इंडिया आपस में बहुत लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो इंडिया और बांग्लादेश में फंडामेंटल सेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल से कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि साहब क्या इंडिया को कोई लर्न करना चाहिए क्या क्राइसिस इंडिया में? इंडिया की इकोनॉमी का आप बास्केट देखोगे तो इंडिया की इकोनॉमी
का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट जो है कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफिकेशन है हमारा, किसी एक सेक्टर से नहीं आ रहा है हमारा जो इनफ्लो है। एंड एफडीआई का बहुत इनफ्लो उसके साथ है, जिसे हम कैपिटल इनफ्लो कहते हैं। बांग्लादेश में जो डाइवर्सिफिकेशन है इकोनॉमी का वो बहुत लिमिटेड है, कुछ सेक्टर में है। तो उन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो इश्यूज हैं, इंडिया को अगर कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है जिन सेक्टर्स में, तो मुझे लगता है करना चाहिए। और जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं, जैसे अदानी वहाँ काम कर रहा है और बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, वहाँ अब इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपना इन्फ्लुएंस यूज करके फैसिलिटेशन करना चाहिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट को। बिल्कुल सर, और हम तो ये कह रहे हैं कि इफ़ वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन आवर स्टूडियो, तो हमसे तो कहीं ज़्यादा डिस्कशन जो है वो बांग्लादेश में उनकी गवर्नमेंट में और उनके जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर हो ही रहा होगा कि कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम किया जाए। तो एक चीज़ जो और मैं संजय भारद्वाज जी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा शाहिद जी ने भी कहा कि सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि डिपेंडेंसी जो है, जैसे टेक्सटाइल एक सेक्टर है, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। तो ये टोपोग्राफी और डेमोग्राफी के आधार पर ही है या और कौन से फैक्टर्स हैं, और क्या यहाँ से फिर वो शिफ्ट करना और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना चैलेंजिंग उनके लिए हो सकता है, लेकिन वो सब होते हुए भी ज़रूरी कितना है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, रेडीमेड गारमेंट है, रेमिटेंसेज हैं, फिशरीज़ है, ये सब तो हैं इनके सेक्टर्स जो इनको अर्निंग रखते हैं। जो 2-3 सेक्टर है जो बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है, आई थिंक उन सेक्टर्स में इंडिया के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप डेवलपमेंट हो सकता है। वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश का फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है उसके साथ अगर भारत के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो ये सेक्टर बहुत बड़ा फ्लोरिश हो सकता है। दूसरा जो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी कुछ हद तक भारत और बांग्लादेश कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर आता है, एक वहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होता है जो भारत में उसकी काफ़ी डिमांड है और बांग्लादेश से उसके वहाँ अच्छा क्वालिटी माना जाता है। उससे भी बांग्लादेश और भारत के एक तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम होगा और दूसरा दोनों देशों में व्यापार बढ़ेगा। जो तीसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण, जो एनर्जी की बात की, देखिए इसमें 4 जगह भारत और बांग्लादेश डाइवर्सिफाई कर सकते। पहली बात तो कि जो पूरा जो क्षेत्र है ये, इसको एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट को मिला के बांग्लादेश को एक एंटिटी के रूप में लेना चाहिए एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। और 4 क्षेत्र जो मैं पहली बात की, जो ईस्टर्न ग्रिड है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है बांग्लादेश में, ताकि जो ईस्टर्न पार्ट में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे सप्लाई हो सके। दूसरा, जो भारत ने नुमालीगढ़ से बांग्ला बंदा तक जो तेल पाइपलाइन शुरू किया है, उसको मुझे लगता है कि पूरा ट्रांस नेशनल करके भारत तक भी लाना चाहिए और बांग्लादेश को भी सप्लाई करना चाहिए। जो तीसरा सेक्टर है कि जो LNG टर्मिनल्स भारत बांग्लादेश में सेटअप करना चाहता है, ताकि जो एक लिक्विड फॉर्म में एनर्जी को इंपोर्ट करके बांग्लादेश के मार्केट में भी सप्लाई किया जाए और नॉर्थ ईस्ट में। जो चौथा सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है नेचुरल गैस, जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर, उसमें ऑफशोर और ऑनशोर, वो क्या एक बंगाल बेसिन है। बंगाल बेसिन में भारत अपना रिसर्च करता है, म्यांमार अपना रिसर्च करता है और बांग्लादेश अपना करता है। जो एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसको जितना फ़ायदा हो जाता है। मुझे लगता है एक जॉइंट एक रिसर्च रखना चाहिए म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और इंडिया को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर जो ऑफशोर सेक्टर है जिसमें जो इंटरनेशनल कंपनीज नहीं आती है। भारत ने दो फील्ड में किया भी है, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो एनर्जी का मार्केट एक डेवलप होगा और जो एनर्जी का जो सोर्स डेवलप होगा इन तीनों चारों एक्शन से, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो एनर्जी पॉवर्टी है उसको मीट कर पाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में जो एक पोटेंशियल है, क्योंकि बांग्लादेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का उसके पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगभग 35,000 क्यूसिक मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको भी अगर बांग्लादेश पावर कॉरिडोर देता है तो इंडिया में भी सप्लाई होगा और साथ ही साथ दे भी रहा है, और उसके एवज में हमने बांग्लादेश को 2100 मेगावाट हम उनको सप्लाई कर रहे हैं, और लेकिन वो बांग्लादेश की जो डिमांड है उसको भी मीट कर पाएगा। तो दोनों एक देश अगर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप
करते हैं इन सेक्टर्स में, तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन कर पाएगी, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो बांग्लादेश का अच्छा कर रहा है वो भी सस्टेन कर पाएगा। और निश्चित रूप से जो बाकी सेक्टर्स उनके काम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, और रेडीमेड जो रेमिटेंसेज हैं वो भी बिल्कुल सर, और ये सस्टेनेबिलिटी जो है वो तो बनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि शायद यही इस वक्त की ज़रूरत भी है। पिनाक जी से और मैं थोड़ा क्लैरिफाई करवाना चाहूँगी इस पर, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं शायद इस वक्त पर सर, क्योंकि एक तरफ तो हमने श्रीलंका को देखा ही है जिस तरीके के क्राइसिस से वो जूझा, पाकिस्तान का जो हमारे सामने सिचुएशन है ही, और अगर कोई भी एक देश अगर उस तरफ बढ़ता भी है और जो कि बांग्लादेश है, तो फिर ये इस पूरे सार्क और इस रीजन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए ये जो टाइप है या जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो राइट ट्रैक पर आगे बढ़ें। देखिए, अभी तो बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक इश्यूज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत विज़िट करेंगी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बातचीत हो रही हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक चीज़ जो किसी ने जिक्र नहीं किया और मैं भी भूल गया बोलना, कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बांग्लादेश बना रही है भारत के लिए, जो सिर्फ भारतीय कंपनी जो है वो वहाँ पे निवेश करेंगी और वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी इकोनॉमी के लिए और हमारे कंपनीज़ के लिए, जो वहाँ प्रॉफिट कर सकते हैं, वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया भी भेज सकते हैं, सब जगह भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको बढ़ावा देना चाहिए जल्दी। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है, ये जो 2026 से पहले इसको कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो सारा जो ढांचा है हमारे ट्रेड का, ड्यूटी फ्री एक्सेस वगैरह, वो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस होंगी, मुझे लगता है ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तो अभी जो विज़िट होने वाला है इसमें ये होगी, और फिर जो रिवर वाटर्स का बंटवारा है उस पर भी होगा, जॉइंट वाटर्स कमीशन जो है वो भी बातचीत करेंगे। उस पर कितना हो पाएगा मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, कि वो जैसे तीस्ता का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, वो हम लोग उस पर फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, पर बाकी बांग्लादेश को शायद बताना पड़ेगा इंडिया को कि उनको किस सेक्टर्स में मदद चाहिए या क्या हम उनके लिए कर सकते हैं। तो ये सारी बात होगी, शायद LOC भी बात होगी कि किसी और सेक्टर में LOC वगैरह अगर दे सकें तो वो भी बातचीत होगी। तो मुझे लगता है ये जो विज़िट होने वाली है इसमें बहुत कुछ और उभर के आएगा। जी। और एक चीज़ और बैरियर क्योंकि एक लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली अगर हम उसको देखें कि आपके पास रिजर्वेयर कितना है, अभी तो जिस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं वहाँ से, और वो भी वही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है, जिसका जिक्र हमारे सभी पैनलिस्ट ने किया है। लेकिन संजय जी, अश्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि वो जो एक बैरियर है उस तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, और उससे पहले ही रिवाइवल की जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं और लगातार चूँकि स्टडी करते हैं तो और बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि वहाँ पर जो मेजर्स हैं वो जिस तरीके के अभी लिए जा रहे हैं क्या वो सही हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी पे जब बर्डन बढ़ने लगा और जो पेमेंट ऑयल के लिए और एनर्जी के लिए बढ़ रहे थे, तो उन्होंने सब्सिडीज़ को कम कर दिया, उसके दाम बढ़े। लेकिन दाम भी बढ़े तो आप देखिए कि भारत और आज के दिन डीजल और पेट्रोल के भारत के दाम और बांग्लादेश के दाम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पहले बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोल सस्ता था, तो ये एक तरीके का एक उन्होंने टाइमली एक इनिशिएटिव लिया कि इससे ताकि इकोनॉमी पे और जो उनके जो फॉरेन रिजर्व्स है उस पे बर्डन नहीं आए। देखो, इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर तो आता है ना, पब्लिक आपकी जब सड़कों पर आ जाती है तो थोड़ा सा एक टेंशन लाइक सिचुएशन हो जाती है। निश्चित रूप से देखिए, अभी तक तो जो पिछले एक दशक से एक तरीके का एक डाइकोटॉमी क्रिएट किया गया था कि जो लक्ष्य बांग्लादेश
प्राप्त करना चाहता है, ये सरकार बखूबी रूप से उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। एंड दे वर सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है भारत से बेहतर है, हम वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक हर तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की जनता इस एक गैप, क्योंकि वो ये भी समझती हैं ग्लोबली जो क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस है, फूड ग्रेन के इश्यूज हैं या एनर्जी पे जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसको भी आई थिंक बांग्लादेश की जनता समझ रही है। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं कि जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। दे हैव टू अकोमोडेट, वो अकोमोडेट करेंगे बांग्लादेश की सरकार के साथ में निश्चित रूप। और दूसरा कि अभी एक जो एडवांटेज बांग्लादेश की सरकार को आज है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बांग्लादेश में नहीं है कि जो एक चैलेंज बने। तो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बांग्लादेश में रहेगी, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार को एक स्पेस देगी कि एक टाइमली अपने जो जहाँ पे रिफॉर्म्स करने हैं, चाहे वो डेट का इशू हो या आपको IMF से श्रीलंका वाला इशू नहीं है कि IMF के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जापान के साथ आप कर सकते हैं, चाइना के साथ भी उनके बेहतर संबंध है, भारत के साथ भी है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो हर तरीके से हर जगह से एक बैलेंसिंग अप्रोच रखता है। और इस बैलेंसिंग अप्रोच से मुझे लगता है कि उनकी इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से वो मैनेज कर पाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। चलिए, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ बस सवाल नहीं है, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपकी तरफ से चाहूँगी सर कि आप कैसे कंक्लूड करते हैं ओवरऑल, क्योंकि हमने डिस्कस किया और कोशिश की कि इसमें जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उन पर हम बात कर पाएँ। तो उसके लिहाज से आप कैसे कंक्लूड करते हैं इस अपनी आज का जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसको? नहीं, ओवरऑल मैं समझता हूं कि हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का हाल श्रीलंका जैसे होगा या पाकिस्तान जैसे होगा। उन्होंने काफ़ी केयरफुली मतलब कदम उठाए हैं। और अभी उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक वार्ता में कहा है कि हमको बहुत ही सतर्क रहना है कि किससे हम क्या लोन ले रहे हैं, उसका बहुत फिजिबिलिटी हमें देखना पड़ेगा। उनकी प्रॉब्लम जो मैंने कहा वल्नरेबिलिटीज़ जहाँ पे है वो तो मैंने बता ही दिया है जी। जैसे इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाते हैं जिसमें करप्शन का एलिमेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। पर वो सतर्क हो गए हैं और उनका कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है अभी चाइना की तरफ, वो $4 बिलियन करीब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो संभाल लेंगे। और मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कुछ 2-4 सालों में वो एकदम फिर वापस पटरी पे आ जाएंगे, जिस ग्रोथ पटरी पे वो चल रहे थे और जिसकी वजह से उनको काफ़ी मतलब एक्कोलेड्स मिले थे दुनिया से कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया इत्यादि। तो मुझे लगता है कि वी शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। यू सेकंड दैट सर? 3 बातें वेरी क्विक। पहली बात कि मार्केट अप्रोच की बजाय डेवलपमेंटल अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो इनिशिएटिव लिया कि भारत के साथ हम साझेदारी करके, और जो जैसे भारत का म्यांमार और थाईलैंड के साथ ट्राई नेशन एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसमें बांग्लादेश ने शामिल होने की इच्छा जताई। इस तरीके की एक पॉजिटिव जेस्चर होना चाहिए कि हम भारत को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जोड़ेंगे और भारत बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट और बाकी मार्केट्स भारत के मार्केट्स बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा और भारत से जुड़ेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो बायलैटरल इनिशिएटिव भारत और बांग्लादेश लेता है उसको रीजनल फ्रेमवर्क में लेने की ज़रूरत है, जो कि लेने की कोशिश भी की जा रही है पिछले 1 दशक से। और ये नियमित रहे तो दोनों देशों की इकोनॉमी सस्टेन करेगी। चलिए, हमारे सभी पैनल्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और यहाँ तक कि हम जिस इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे थे उसको वो अभी चैलेंज मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्राइसिस तक ना सिचुएशन जाए तो वो सभी के लिए, पूरे सार्क के लिए, पूरे हमारे रीजन के लिए कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आज के लिए बस हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रोफेसर
संजय कुमार भारद्वाज जी का। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा चैलेंज है लेकिन उससे पार पा लिया जाएगा, बांग्लादेश कवर अप कर लेगा, ऐसी भी बातचीत हमारी इस डिस्कशन के दौरान निकल कर आई है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर हम तक भेजें उसे, हम कोशिश करेंगे उन सजेशंस को अपनाने की। हमारा ईमेल पता हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।